नमस्कार, मैं मयंक पोरवाल आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस होलिस्टिक टॉक शो में। और लगातार अलग-अलग टॉपिक्स पे हम लोग बात कर रहे हैं। आप पिछले कई महीनों से और कई चीज़ों पे आप लोगों के सवालात थे, जिनके आंसर्स आप लोगों को मिल रहे हैं। कल हमारा जो एस्ट्रोलॉजी पे सेशन गया था हेल्दी मैरिज को लेके, मैरिड लाइफ को हेल्दी रखने के लिए, तो वो शानदार गया। उस पर कई अच्छे रिव्यूज आए, कई लोगों ने उसको देखा है और कई सारे लोगों ने सवाल भी किए हैं, तो उनको हम अगले सेशन में लेंगे। और आज का जो टॉपिक है होलिस्टिक हेल्दी लाइफस्टाइल, नेचुरोपैथी के नजरिए से, होलिस्टिक थेरेपीज के नजरिए से, होलिस्टिक लाइफ के नजरिए से। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ने वाली हैं डॉक्टर अर्चना जैन, जो कई सालों से नेचुरोपैथी होलिस्टिक फील्ड में काम कर रही हैं। और स्वावलंबी स्वस्थ भारत और कैसे हम नेचुरोपैथी के थ्रू अपनी लाइफ को अभी ठीक रख सकते हैं, बीमार हो जाएं तो कैसे अपने आप को अच्छा रखना है, या बीमार पड़े ही नहीं ऐसी चीज़ों पर कैसे करना है। तो इसके लिए उनके साथ आज हम बात करेंगे और मैं उनको आमंत्रित भी करता हूँ। स्वागत है जी। नमस्कार। और हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अर्चना जैन जी। आप आईओनी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर भी हैं और मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद की अध्यक्ष भी हैं। स्वागत है मैडम आपका। स्वागत है डॉक्टर जोशी आपका जी। हम सबसे पहले 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे, जो मन को शांति देता है। ओम में इस संपूर्ण संसार का सार समाया हुआ है। तो 3 बार सब मेरे साथ ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम मुख से निकलता हुआ, फिर उदर से निकलता हुआ और फिर नाभि से हम उसके ओम के उच्चारण को निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम पूरी अपनी श्वास को बाहर निकालेंगे। मन एकदम शांत, मन एकदम शांत, सारी गतिविधियां एकदम शांत, जैसे कि आत्मा और शरीर का एक जुड़ाव हो गया। इस तरह से बाहरी आलोक से, बाहरी संसार से अलिप्त हो चुके हैं। साथियों, आप सभी को अर्चना का नमस्कार। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान या आत्मा अपने कर्मों से पवित्र होती है। स्वास्थ्य एक बुनियादी चिंतन है साथियों। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। अगर हम बात योग और भोग, जीवन की 2 पद्धतियां हैं, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहली आवश्यकता है कि मनुष्य का स्वास्थ्य स्वस्थ, तो वो दोनों ही विधियों को बहुत बेहतर तरीके से उपभोग कर सकता है। चाहे हमें किसी में भी जाना हो, लेकिन पहली चीज है कि हमारा शरीर स्वस्थ हो। इसी बुनियादी चिंतन की हम आज बात करेंगे। स्वास्थ्य हमारा एक नैसर्गिक आवश्यकता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में बताया गया है कि स्व में स्थित होना स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य को अपने आप, जैसे संसार में 84 लाख योनियां हैं और सभी योनियां अपने आप स्वस्थ है, उन्हें किसी आलम्बन या किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं, और बहुत अधिक आवश्यकता हो अगर हम कभी रुग्ण या बीमार हो जाए, क्योंकि जैसे शरीर का स्वभाव है स्वस्थ रहना। अगर शरीर रुग्ण या बीमार है तो इसका मतलब है कि हम शरीर के विपरीत कार्य कर रहे हैं, हम शरीर के विपरीत कार्य कर रहे हैं, हम शरीर के विरोध में जा रहे हैं। शरीर निरंतर स्वस्थ होने की प्रक्रिया में अपने
में कार्य करता है। जिस तरह कि पानी को धर्म है, हम किसी भी पात्र में अगर पानी को डालते हैं तो पानी उसका आकार ग्रहण करता है, वैसे ही यह शरीर निरंतर स्वस्थ रहने की दिशा में प्रयासरत रहता है। साथियों, जरूरत है कि जब हम कभी भी रुग्ण या बीमार हो जाएं, तो इसका मतलब है हमने शरीर के अनुकूल कार्य नहीं करा, हमारे शरीर में कोई भी बाहरी तत्व या टॉक्सिक मैटर इकट्ठा हो गया है, और यह टॉक्सिक मैटर अगर जरा सा भी हमारे शरीर में आता है तो इसका मतलब है कि शरीर रुग्ण या बीमार है, और शरीर हमको आगाह कर रहा है, वह परमात्मा हमको आगाह कर रहा है कि आपके शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ आए हैं जिन्हें की उत्तेजनाओं के द्वारा वह बाहर निकालने का प्रयास करता है। साथियों, तो बीमारी क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन पैदा होता है कि स्वास्थ्य स्व में स्थित है, तो बीमारी क्या है? शरीर के भीतर टॉक्सिक मैटर का आ जाना बीमारी है। तो उपाय क्या है? उस टॉक्सिक मैटर को निकाल दिया जाए। तो जब भी ये टॉक्सिक मैटर हमारे शरीर में आता है, या विजातीय द्रव अगर इसको हम कहें, तो जब भी ये हमारे शरीर में आता है तो हमारे शरीर की कुछ ग्रंथियां विशेष कार्य करने लगती हैं और उत्तेजना के द्वारा उसको हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकालने का प्रयास करती है। साथियों, आयुर्वेद में 13 आवेग बताए गए हैं, और अगर हम मोटे तौर पर देखें तो प्राकृतिक चिकित्सा के आधार पर मुख्य 5 आवेगों के द्वारा नहीं, ऐसे विसर्जन के मार्ग हैं जिनके द्वारा इन आवेगों में विशेष उत्तेजना पैदा होती है, और उस समय यह विजातीय द्रव्य हमारे शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करता है, और उस टॉक्सिक मैटर को निकालकर हमारे शरीर को पूर्णतः स्वस्थ करने की दिशा में एक प्रयास करता है। तो क्या है वो मार्ग? ये विसर्जन के मार्गों में अधिक उत्तेजना पैदा करता है। जब भी हमारे शरीर में कोई रोग आता है या बीमारी आती है, तो उस समय हमारे शरीर में तीव्र रोगों की उत्पत्ति होती है। उस संसार में परमात्मा ने बहुत सारे एलर्जन बनाए हुए हैं, वो एलर्जन सक्रिय होकर हमारे शरीर की कमजोरी से मिलते हैं और हमको उस मार्ग में उत्तेजना पैदा करके उसको निकालने का एक प्रयास करते हैं तीव्र रोगों के माध्यम से। तीव्र रोग वे रोग हैं जिनकी अवधि मात्र 72 घंटे है, और जो शरीर में एक विशेष, जैसे कि बुखार का आ जाना, सर्दी और खांसी का हो जाना, वमन का हो जाना, दस्त का लग जाना, तो ऐसे हमारे शरीर में तीव्रता पैदा होती है। और जब इस तीव्रता पैदा होती है तो हमारा साथियों दायित्व है कि हम इन तीव्र रोगों को मदद करें, हम उनको उसके नैसर्गिक मार्गों से निकलने में एक मदद करें। तो क्या है साथियों ये नैसर्गिक मार्ग जिससे शरीर में उत्तेजना पैदा होकर वो बाहर निकलना चाहते हैं? वह नैसर्गिक मार्ग है साथियों, मुख के द्वारा, नासिका के द्वारा, मल के द्वारा, शौच के द्वारा, वमन के द्वारा, ये हमारे शरीर से उस समय निकलने की एक बहुत बड़ी कोशिश करते हैं। जरूरत है उस समय हम शरीर से अन्न का भार एकदम कम कर दें। साथी, देयर इज ऑटो हीलिंग एंड ऑटो रिपेयरिंग सिस्टम इज इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। शरीर में स्वतः स्वस्थ रहने की प्रक्रिया मौजूद है। शरीर निरंतर यह प्रयास करता है कि वह स्वस्थता की दिशा में चले। इसके लिए जरूरत है कि हम कम से कम अन्न का उपयोग करें। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको कफ बहुत अधिक हो गया है शरीर में और वो आपके मुख से निकलना चाहता है या नासिका के द्वारा निकलना चाहता है, और अगर आप उस समय में एकदम उस कफ पर लगाम लगा देते हैं या रोक लगा देते हैं या आप कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो यह जो तीव्र रोग आपके शरीर में आपके मुख द्वारा निकल रहा था या नासिका के द्वारा निकल रहा था या सर दर्द के माध्यम से निकल रहा था या मल के द्वारा निकल रहा था, तो आपने उसको रोक दिया। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि वह जो कफ, वह जो म्यूकस था, वह कहाँ गया? साथियों, वह जो म्यूकस था जो निकलना चाहता था अपने नैसर्गिक मार्गों से, वह आपके शरीर में रह गया, और आपके शरीर में रहने के द्वारा अगर वह खून में मिल गया तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा दिया, और अगर आपके ऑक्सीजन में मिल गया तो आपको उसने अस्थमैटिक बना दिया।
तीव्र रोगों को रोकने से ही हम जीर्ण रोगों में परिणत हो जाते हैं। तीव्र रोग जो एक्यूट रोग है, जो उसी समय आते हैं और उनको उसके नैसर्गिक मार्गों से निकलने दीजिए, और उस समय आप अल्पाहार करिए, रसाहार करिए, फलाहार करिए, उपवास करिए। सिंपल इसकी एक होलिस्टिक विधि है जो हमारे धर्मशास्त्र भी हमें बताते हैं कि हम जैसे नव दुर्गा आती है तो हम उपवास करें। सिंपल है, ये तरीका शरीर शुद्धि का है जो बहुत पुराना में हमारी संस्कृति में बताया गया है। साथियों, हमें पुनः अपनी संस्कृति को की ओर लौटना होगा और हमें उन सिद्धांतों को, उन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना होगा। अगर हमने तीव्र रोग रोक दिए तो हम जीर्ण रोगों में नहीं परिणत होंगे। आज हम देख रहे हैं हमारे समाज की व्यवस्था यह हो गई है कि जो सन 2002 में आंकड़े थे 10 से 15% हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और अस्थमा के पेशेंट थे, आज वो 30% हो गए हैं। और मध्यम वर्ग, संभ्रांत वर्ग और गरीब वर्ग, हर एक वर्ग इससे जूझ रहा है। इसका मूलभूत कारण है तीव्र रोगों को रोकना। अगर आप तीव्र रोगों को नहीं रोकेंगे या एक्यूट डिजीज जिनको आप अगर नहीं रोकेंगे तो आप इन जीर्ण रोगों से बहुत अधिक बच जाएंगे। और समाज में जो जीर्ण रोग है, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, अस्थमा है, ये इतना अधिक पैर पसार गया है, तो इससे आपको निजात मिलेगी साथियों। क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर हार्ट का पेशेंट है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ट में ही उसको तकलीफ आई है, धीरे धीरे अगर शुगर का पेशेंट है या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, जब इन दवाइयों के द्वारा, बड़ी बड़ी दवाइयों के द्वारा अगर इन बीमारियों को रोका जाता है तो ये बीमारियां धीरे धीरे हमारे शरीर में इतना अधिक घेराव पैदा कर लेती है और कालांतर में यही हम बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं और बाद में ये अनक्योरेबल हो जाते हैं डिजीज। तो कहने का बुनियादी साथियों आवश्यकता है एक बुनियादी चिंतन की कि हम हमारे स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या बुनियादी चिंतन कर सकते हैं। और मैं ऐसा मानती हूँ कि महिलाएं इसकी गुरी है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा अगर थोड़ा सा भी बीमार है, हस्बैंड को थोड़ा सा भी अगर ऐसा कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार है, तो आप उस समय कोशिश कीजिए कि उनको अल्पाहार कराएं, एकदम सादे आहार पर ले आएं। अगर वो भूखे नहीं रह सकते हैं तो इस समय में आप उनको टमाटर का सूप दे सकती हैं, आंवले का पानी दे सकती हैं, हल्दी दे सकती हैं। आंवला रात को एक गिलास में गलाकर और सुबह उसका पानी पिलाएंगे तो पेट साफ हो जाएगा। और ज्यादातर बीमारियां कब्ज से ही होती है साथियों, क्योंकि पेट एक ऐसा है, अमाशय एक ऐसी चीज है जिससे अगर खाना नहीं हजम होता है तो या तो फिर वो कहीं पे भी आपका जमा होगा, जैसे कि सारे अंग एक दूसरे से संबंधित है। अगर वो आपके अमाशय यकृत में या तो लीवर में जमा हो रहा है, पैंक्रियास में जमा हो रहा है, या आपकी किडनी में उसका जमा हो रहा है, फेफड़े में जमा हो रहा है, ब्रोंकियल और ब्रोंकाइटिस हो रहा है, तो ये सब साथियों धीरे धीरे आपके धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप बीमारियों में इतने अधिक उलझ रहे हैं साथियों। तो वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारें, क्योंकि नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा एक होलिस्टिक लाइफ स्टाइल है, एक जीवन जीने की शैली है कि हम जीवन को कैसे जिए और जीवन पर्यंत स्वस्थ रहें। परमात्मा ने हमें सर्वश्रेष्ठ कृति बनाया है और उसको हम कैसे अधिक से अधिक हम कैसे स्वस्थ रह के, तो सिंपल से नियम दिए हैं साथियों, बहुत सिंपल सा है। सुबह उठकर ये जो मैं बातें बता रही हूँ एक जनरल साधारण सबको मिलाकर बता रही हूँ कि क्या हम करें, छोटे छोटे से उपयोग कि हम सुबह उठकर नित्य कर्म तो जरूरी है और उसके बाद हम गुनगुने पानी में नींबू पानी लें, गुड़ डालें। गुड़ इज सब्सटेंस ऑफ ग्लूकोज, तो आपको एनर्जी प्रदान करता है। और आप इसमें अदरक डालकर और गुड़ का नींबू पानी गर्म लीजिए। उसके बाद आप घूमने चले जाइए और घूमे तो साथियों गहरी श्वास लीजिए, कोशिश करके पहले श्वास को बहुत अधिक निकालें और फिर गहरी श्वास लें। तो गहरी श्वास लेने में और आपके शरीर की चाल सदी हुई हो, तना हुआ हो, रिलैक्सेशन भी हो, लेकिन शरीर एक सदे हुए पोस्चर में आपका चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ढीले शरीर से चल रहे हैं, तो आपका इससे पोस्चर डेवलप होगा, एक आपको भीतर कॉन्फिडेंस आएगा।
और गहरी श्वास के साथ चलिए, उसमें श्वास का प्रश्वास भी करिए और उसमें अनुभव कीजिए प्रकृति की अनुभूति का। भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पंच तत्व आपके साथ हैं और वो आपको अनंत ऊर्जा, जिससे आप पैदा हुए हैं, वो आपके अंदर अनंत ऊर्जा को प्रवाहित कर रहे हैं। तो गहरी श्वास लीजिए और गहरी श्वास का प्रश्वास कीजिए। और मैं तो यहाँ तक चाहूंगी, अगर आप किसी बगीचे में हैं या कहीं हैं और अगर आप पत्थर पे भी चल रहे हैं, तो आप बिना चप्पल और बिना जूतों के चलिए साथियों। सुबह अगर 4 या 5 किलोमीटर भी आप गहरी श्वास के साथ और ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब अच्छा तेज चलते हैं, 1-2 राउंड दौड़ भी लगा लीजिए 2-4 मिनट, तो उसमें आपकी गहरी श्वास अपने आप आएगी और गहरी श्वास अपने आप निकलेगी। और जब आप नंगे पैर चलते हैं तो इसमें आपका एक्यूप्रेशर अपने आप होता है साथियों। आजकल कई बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि बाल बहुत जल्दी गिर रहे हैं, बाल काले नहीं रहते हैं। साथियों, ये इसका एक बेसिक नुस्खा है। हमारे साधु संत तो नंगे पैर ही चलते हैं, तो हमें कुछ कई बातें हैं जो उनसे जनरल वे में भी हमको सीखना चाहिए और हमारी संस्कृति को समझना चाहिए। तो हमारे पैरों में जब एक्यूप्रेशर होता है तो ये पूरी शरीर में जो हमारी 70,000 माइल तक हमारी वेंस लंबी है। आपको मालूम है कि हमारे शरीर में जो धमनियों में जो खून दौड़ रहा है उसकी लंबाई कितनी है? मात्र अगर 70,000 माइल। हृदय जो हमारे शरीर से रक्त को पंप कर रहा है, कितने 30 मीटर तक ऊंचाई तक पंप करता है। तो ये कैसे पहुंचेगा साथियों? अगर हमारा खून पतला होगा तो। लेकिन खून पतला कैसे होगा? सिंपल बात है, खून पतला ऐसे होगा अगर हम फ्रूट्स खाएंगे, अगर हम फल खाएंगे, सब्जी खाएंगे जो कि जीवंत है। अगर हम डेट फूड दिन भर खाएंगे तो हमको एनर्जी नहीं देगा साथियों। और डेट फूड को हजम करने में शरीर को बहुत समय लगता है, 4 या 5 घंटे। और जबकि अगर हम फ्रूट्स लेते हैं तो हम प्रकृति के करीब आते हैं, उसको सूर्य का प्रकाश सीधा मिलता है, तो उसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स सब है, उसमें पानी बहुत अधिक है। एंड फ्रूट्स कन्वर्ट इनटू द फ्रूक्टोज और उससे इट कन्वर्ट्स इनटू द ग्लूकोज। तो फ्रूट्स को हजम करने में साथियों बहुत कम समय लगता है और बहुत अधिक जल्दी हम एनर्जी को गेन कर सकते हैं और वो शरीर के खून को पतला करने में हमारी बहुत अधिक मदद करता है। और अगर खून पतला हुआ तो शरीर के हर एक अंग तक खून पहुंचता है। अगर हर एक अंग तक शरीर का खून पहुंचता है, मतलब हर एक अंग जीवित हो सकता है। हर एक सेल, करोड़ों सेल है हमारे शरीर में, अरबों खरबों, 60,000 लाख करोड़, गिनती में भी हम नहीं समझ सकते। और ये तो आंकड़े हैं सिर्फ साथियों, इसके अलावा भी अनंत सेल है शरीर में और हर एक सेल में एक जीवंत इकाई है। मतलब हर एक सेल में इतनी अधिक शक्ति है कि वह पूरे ब्रह्मांड की शक्ति रखता है साथियों। यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे की जो उक्ति हम पढ़ते हैं, इसका मतलब यही है कि हर एक सेल में जीवन है। तो हमारे को भोजन को भी अल्प करना है साथियों। अगर हम भोजन ठूस ठूस कर नहीं खाते हैं और भोजन हमारी जितनी आवश्यकता है उस भोजन को हम उस आवश्यकता से पौना और आधा खाएं। भोजन को खूब चबा चबा कर करें। मैं बहुत छोटी छोटी सी टिप्स आपको दे रही हूँ। अगर आपका भोजन बहुत अधिक आप चबा कर खाते हैं तो जो सलाइवा होता है आपके दांतों के नीचे, जो लार होता है, वो टाइलिन में बदल कर आपको भोजन को बहुत अधिक लसीला और सुपाच्य बना देता है। अगर आपकी पहली स्टेप गलत हो गई कि आपने अगर भोजन को नहीं चबाया है, अगर पहली स्टेप साथियों गलत हो गई, तो वहां पर आपके लीवर को, आपके पैंक्रियास को बहुत अधिक काम करना पड़ता है और स्टमक को, और फिर वह 3 घंटे तक आपके पेट के अंदर वह भोजन घूमता है और वह भोजन अगर पचता नहीं है साथियों तो इट कन्वर्ट इनटू द फैट। वही भोजन आपका फैट में बदल जाता है। और जब आपका यह भोजन फैट में बदल जाता है और वह जब छोटी आंत में जाता है जो कि 32 फीट लंबी है, तो उस आंत में जमावट करता है साथियों। और जब धीरे धीरे इसका डायमीटर आपका कम हो जाता है और यही धीरे धीरे डायमीटर जैसे ही कम होता है तो आपका आंतों में साथियों भोजन चिपकने लगता है। और उसके बाद है साथियों बड़ी आंत, और वो भी 8 फीट लंबी है। ये हमें 5वीं या 6वीं कक्षा में पढ़ाया गया था साथियों। बहुत सिंपल सिद्धांत है, इसलिए नेचुरोपैथी सिंपल वे में बता रही है कि भोजन हल्का कीजिए, भोजन को खूब चबाइए। भोजन खाने के
1-1.5 घंटे बाद आप पानी पीजिए, लेकिन भोजन में भी आपके सारे तत्व मौजूद होने चाहिए साथियों, कि भोजन में अंकुरित अनाज, सलाद, फल का संपूर्ण रूप से समायोजन होना चाहिए। भोजन में जो भी आप प्रयुक्त कर रहे हैं साथियों, एज के अनुसार आपकी दालें हों, जैसे मूंग की दाल बहुत हल्की है, वैसे ही आपके भोजन में अगर आप सलाद का, ऐसा माना जाता है साथियों कि अगर सुबह से 12 बजे तक जहां तक हो आप बहुत अधिक फल और फ्रूट्स लीजिए, और जब आपका पूरा पेट भर जाए उसके बाद आप भोजन ग्रहण करिए, तो आपको क्या है, एक जो सुबह का समय होता है वो बहुत एनर्जी देता है। और इसके लिए मैंने कई सोचा है इस बारे में कि जो अपने वर्क के लिए जाते हैं साथियों, 9 बजे जो जा रहा है आदमी और वो दिन भर अपने ऑफिस में रहता है, तो कैसे करें साथियों। तो मैंने एक तो अंकुरित आप आपके साथ स्प्राउट्स ले जा सकते हैं साथियों, और नींबू को एक आप कांच की बने में नींबू का जूस लेते जाइए, गुड़ आपके ऑफिस में रख दीजिए और 2-3 बार आप नींबू पानी भी लीजिए। एक नींबू एक ऐसा टॉनिक है साथियों जो आपके भोजन को हजम करता है, और परमात्मा ने उसमें एक परिपूर्ण रूप से सारी चीजें डाली हुई है। ऐसे कोई भी फल ले लो, लेकिन ये एक बहुत आसान तरीका है कि ये आपके भोजन को भी बहुत हजम करता है। इसकी बात एक है कि आप भोजन खूब चबा चबा कर करें, ये मैंने आपको बताया ही है। और भोजन में थोड़ा अंतराल भी रखें, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम खा रहे हैं, तो उसकी क्या होता है कि पूरे टाइम आपके शरीर को पूरे टाइम काम करना पड़ता है। इसके अलावा साथियों एक और मैं आपको जोड़ दूंगी कि आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करिए। जब आप पूरे टाइम ऑफिस में या कहीं मेंटल लेवल पर काम करते हैं तो काफी मेंटल प्रेशर होता है साथियों। जितना भोजन का महत्व है उतना ही आपके योग और मेंटल हेल्थ का भी है। भोजन, श्रम और मानसिक तनाव तीनों में संतुलन होना बहुत अधिक जरूरी है। अगर तीनों में कहीं भी कोई संतुलन नहीं है, तो किसी में अगर मेंटली टेंशन अगर 60% है और भोजन का आधा, उसकी बीमारी का मात्र 40% है। एक सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगी कि जैसे मैं भोजन की थाली पर बैठी हूँ और बहुत अधिक भूख लगी है, और इतने में ही मुझे कोई एक तनाव की सूचना दे देता है बहुत बड़ी, कि ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, वहां कुछ ऐसा उपद्रव हो गया है, कुछ दंगे हो गए हैं, या जहां कोई ऐसा व्यक्ति गया हुआ है जो मेरे से संबंधित है, तो क्या साथियों मैं उस भोजन को कर सकती हूँ? एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मानसिक तनाव, भोजन में का संतुलन और श्रम का संतुलन बहुत जरूरी है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आप दिन भर में कम से कम आधा 20 मिनट या 25 मिनट ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें आपके शरीर से पसीना पसीना निकले और आपका भोजन भी हजम हो और मेंटली स्ट्रेस भी कम हो। इसके तो उसमें भोजन और श्रम में आपका एक संतुलन हो जाएगा। और जैसे ही हम श्रम करते हैं साथियों, श्रम के अंतर्गत आपका घर का काम हो सकता है, आपके बागवानी का काम हो सकता है, आपका घूमना हो सकता है, आपका दौड़ हो सकता है, आपका डांस हो सकता है, आपकी जो इच्छा है वह आप आपके श्रम में सम्मिलित कर सकते हैं। घर की दीवारें साफ करना हो सकता है, पोछना हो सकता है, दिवाली की सफाई हो सकता है, कोई भी जो आपका इंटरेस्टेड है वो काम आप जरूर कीजिए। भोजन और श्रम में संतुलन साथियों। और मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक बहुत जरूरी आपको टिप्स दूंगी। क्या आपकी इच्छा है, क्या आपके भीतर कैलिबर है, क्या आपकी योग्यताएं हैं, उसके लिए आप कम से कम दिन भर में 20 मिनट दीजिए। अगर मैं हाउसवाइफ हूँ तो मुझे अगर शौक है कि मेरा नृत्य करूँ तो मैं उसके लिए 20 मिनट दूं। मुझे गाना गाने का शौक है, या मुझे दोस्तों से मिलने का शौक है, मुझे घूमने जाने का शौक है, तो वो एक हम अपने व्यक्तित्व की संपूर्णता को उसमें प्राप्त करते हैं। तो साथियों ये शरीर उस परमात्मा की अमानत है, उसने हमें जिस रूप में दिया है उसे हमें उसी रूप में सौंपना है। ये हमारा एक दायित्व है। और वर्तमान में अभी जैसे ही कोरोना आया है तो हम एक बहुत बड़ी भयावह स्थिति से गुजरे और हम सब प्रकृति के करीब आए। और ऐसे समय में सारे एलोपैथी मुझे लगता है कि काफी हद तक फेल हुई, और हमारी नेचुरोपैथी, हमारा पूरी पुरानी संस्कृति का ज्ञान ये काम में आया कि हम कैसे अधिक से अधिक स्वस्थ रहें, कैसे हम हमारी इम्यूनिटी, हमारा पावर बढ़ाएं, कैसे हम
कैसे हम निरोगी रहें, तो ज्यादातर लोगों ने दौड़ना चालू किया, व्यायाम करना शुरू करा, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, मतलब कई तरह की पद्धतियों के आहार में सुधार किया। और हर एक व्यक्ति की इसके संदर्भ में आज की तारीख में जागरूकता बढ़ी है साथियों। हम परिषद की तरफ से भी यही कार्य कर रहे हैं साथियों, और INO की तरफ से, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, मध्य प्रदेश प्राकृतिक चिकित्सा परिषद से भी हम यह कार्य कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को हम होलिस्टिक हेल्थ लाइफ, कि हम कैसे स्वस्थ रहें जीवन पर्यंत, जो हमारा धर्म है। मनुष्य की संपूर्णता इसी में है कि वह जब पैदा होता है तब स्वस्थ होता है, और जब मृत्यु का आलिंगन करे तब भी स्वस्थ और निरोगी होकर और खुशी से उस मृत्यु का वर्ण करे साथियों। यह जीवन की एक संपूर्णता है, क्योंकि मानव अपने आप में एक परिपूर्ण इकाई है साथियों। बौद्धिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर उस परिपूर्णता को मानव तभी प्राप्त कर सकता है जब वह पूर्णतः स्वस्थ हो। और यही बात हम समाज पर और राष्ट्र के आधार पर भी फैलाना चाहते हैं। आपकी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। शुड आई कंटिन्यू? जी दीदी, बहुत अच्छा संबंध, बहुत ही शानदार चीज आपने दी है। पर यहाँ एक छोटा सा एक सवाल है, क्योंकि जो आपको भी सुन रहे हैं सब होलिस्टिक हीलर है पूरे हिंदुस्तान के, है ना, और आपका ये नेपाल में भी सुनाया जा रहा है और अमेरिका में भी। तो यहाँ होलिस्टिक हीलर अपनी फ्यूचर को नेचुरोपैथी में कैसे बना सकते हैं? उनको नेचुरोपैथी में अपना फ्यूचर क्यों देखना चाहिए? क्योंकि आपके माध्यम से कई विद्यार्थियों के आपने सेंटर वगैरह, एग्जाम वगैरह आप लोग कंडक्ट करते हैं मध्य प्रदेश परिषद से, तो थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि नेचुरोपैथी को ही क्यों फैलाना हमें? क्योंकि हम MBBS भी कर सकते हैं, दूसरी चीजें होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, पर नेचुरोपैथी ही क्यों? प्लीज थोड़ा सा। साथियों, यह एक ऐसी पद्धति है जिसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। आप अगर इससे जुड़ते हैं तो आप एक होलिस्टिक, एक संपूर्ण मानव की जो एक परिकल्पना है उसको तो पूर्ण करते ही हैं, साथ में आप अपना, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने से। अब मैं आपको एक सिंपल उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ कि कैसे मैं आपकी इस बात को रखना चाहती हूँ। एक अस्थमा का पेशेंट, जब अमेरिका में मेरे पापा थे और मैं जब मॉरिशस और दुबई प्रवास में गई, तो वहां पर हमने मतलब 60-70 लोग हमारे कैंप के अंदर थे। किसी को ब्लड प्रेशर था, किसी को शुगर था और किसी को अस्थमा था, और इतना अधिक अस्थमा था कि माँ बाप इनहेलर लेकर दौड़ते थे बच्चों के लिए। आप सोचिए कि माँ और बाप दोनों एक नाइट ड्यूटी में है और एक डे ड्यूटी में है, और सब इसमें गुथे हुए हैं, और जो रिजल्ट महीनों में आते हैं वो नेचुरोपैथी रिजल्ट हमें मात्र 8 दिन में और हमारी लाइफ स्टाइल को सुधार कर दे सकती है। मात्र हमको थोड़े दिन लाइफ स्टाइल को सुधारना है। तो साथियों, ये एक एकांगी दर्शन नहीं है। अगर आप नेचुरोपैथी से जुड़ते हैं तो आप उस व्यक्ति से बात करते हैं, और हर एक व्यक्ति की अलग समस्या हो सकती है, उसका निदान अलग हो सकता है और उसका उपचार अलग हो सकता है। तो जो भी नेचुरोपैथी में आ रहे हैं तो उनके लिए मैं एक विशेष ये बात कहूंगी कि अपना निर्णय एकांगी नहीं दे। जैसे हम कोई भी बात करते हैं तो एक जनरल मास के आधार पर करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति पेशेंट से मिलता है तो ये, जैसे कई लोग बोलते हैं कि नेचुरोपैथी एक बहुत लेंदी है लाइफ स्टाइल और ये बहुत मतलब देर से परिणाम देती है। साथियों, तो सिर्फ ये मन की भ्रांति है। मैं अपना खुद का उदाहरण देती हूँ कि वो अस्थमा का जब पेशेंट था साथियों, मात्र 4 दिन में वो 5 साल का बच्चा ठीक हो गया। कैसे इलाज किया? हमने उसका शरीर के धरातल के आधार पर उसको थोड़ा सा कुंजल करवाया, बच्चों को पानी पिलाकर उल्टी करवाना। इसकी कई प्रक्रियाएं शायद आपको जोशी जी और ये समझा देंगे, या कभी मेरा होगा लेक्चर बड़ा तो मैं उसमें समझाऊंगी। मतलब पानी पीकर उल्टी करना खाली पेट से, और वैसे ही उसको कुछ जुलाब दे दिए, पेट की सफाई हो गई, और उल्टी करने से उसकी गले की वगैरह की, और एसिड जो शरीर में उसका कई दिनों से जमा होता, एसिड निकल गया साथियों। तो जैसे ही उसका एसिड निकला और शरीर शुद्धि हो गई, हमने आंवले का पानी और उसके आहार में भी साथियों आहार को भी शुद्ध किया। मतलब हमने बड़ा आटा लिया, उसमें पालक की पालक वगैरह, मतलब कि अन्न को बहुत कम कर दिया, और हमने उसको फ्रूट्स और सब्जियों की डाइट पर ले आए। ऐसे ही यही सारी बातें हमने ज्यादातर सारे पेशेंट के साथ करी कि उनको एनिमा दिया गया, उनको सूत्रनेति करवाई गई, उनको
कुंजल करवाया गया, तो हर एक मार्ग को नेचुरोपैथी में ज्यादा से ज्यादा खोल दिया जाता है, जो नैसर्गिक मार्ग होते हैं। तो एक ही शारीरिक धरातल के आधार पर हो गया, फिर एक आहार के धरातल, हमने आहार की शुद्धि करी, और फिर एक मानसिक लेवल पर, एक मानसिक तनाव को उनका कम से कम किया, पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन हम जब बात करते हैं, तो इसमें तो आपका फ्यूचर बहुत अधिक ब्राइट है साथियों। क्योंकि जब व्यक्तियों मतलब 8 दिन में इतनी अधिक रिजल्ट थे, तो बरसों से एलोपैथी की दवाइयां खा रहे थे, ब्लड प्रेशर की, शुगर की और अस्थमा की, तो आप सोचो कि जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन हो गया उनके। तो क्या हमको आज इस पद्धति से नहीं जुड़ना चाहिए? आज इस पद्धति से जुड़कर हम अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं साथियों। जहाँ एलोपैथी में हमारे परिवार का एक, अगर आप एक जांच करवाते हैं, तो जांच में एक में आपके 1200, 1500, हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, और आप चाहते हो कि बस भगवान मिल गया, हमारा बच्चा कैसे भी ठीक हो जाए साथियों। तो इसके लिए मैंने आपको बात की है कि आपको अधिक से अधिक इससे जुड़ना चाहिए, और अगर आप जरा से भी रुकना है, बीमार है, तो खुद प्रयास कीजिए, और इसका आप एग्जाम देते हैं तो आपको एक ऑथेंटिक नॉलेज मिलता है, क्योंकि इसमें हर तरह की आपको शिक्षा दी जाती है। पहले पेपर में हम नेचुरोपैथी के सिद्धांतों के बारे में, नेचुरोपैथी क्या है, व्हाट इज द बेसिक। नेचुरोपैथी के सिद्धांत की एक बुनियादी चिंतन है, और परमात्मा का चिंतन है, उसके सारे सिद्धांत की तीव्र रोग क्या है, जीर्ण रोग क्या है, इसके बारे में समझाते हैं। फिर बाद में हम आपको समझाते हैं कि बीमारियां क्या है, उनके कारण क्या है, और कैसे ये बीमारी। फिर आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में समझाते हैं कि शरीर विज्ञान क्या है, शरीर के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी। हम कहीं डॉक्टरों से टक्कर नहीं ले रहे, वो गलत नहीं है, लेकिन नेचुरोपैथी का मानना है कि 90% बीमारियां, उन पर आप विजय पा सकते हैं। मात्र 10% बीमारियों में हमें किसी बाहरी आलम्बन की आवश्यकता है। तो हमारा कितना बड़ा खर्च और सरकार का कितना बड़ा बजट जीरो लेवल पर हम ला सकते हैं, और हम घर घर जाके इस बात को समझा सकते हैं, जो कि आज बहुत बड़ी आवश्यकता है साथियों। अगर आपने 10 या 100 लोगों को भी आप जोड़ते हैं, तो उससे हजारों लोग जुड़ते हैं। और आज के जमाने में इतनी अधिक क्यूरियोसिटी बढ़ गई है, जरूरत है कि आपको नेचुरोपैथी बेसिक सिद्धांत और बेसिक प्रिंसिपल समझ, और आप उनको समझा सके कि क्या है नेचुरोपैथी। आप उनको डाइट के बारे में ज्ञान दे सकते हैं, अगर आपको ज्ञान हो तो। ये योग के बारे में समझाती है, योग क्या है। जैसे अगर शरीर के धरातल पर आप ठीक है, लेकिन शरीर की अंतिम अवस्था तो योग भी है, परमात्मा तक पहुंचना भी। तो योग का अभिप्राय ही है कि चित्त की शुद्धि करना, मन की शुद्धि करना, और जब मन और तन मिल जाए तो परम तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो साथियों, तो हम इसमें सभी तरह की आपको जानकारी देते हैं साथियों, कि होलिस्टिक लाइफस्टाइल के हम 5 पेपर रखते हैं, और उसमें आपको कैसे आप जीवन जिए, कैसे लोगों को जीवन जीने की कला सिखाएं, कैसे जीवन प्रिय और स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसमें तो आपका भविष्य इतना अधिक उज्जवल है, तो आपको अधिक से अधिक लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, उनको समझाना। छोटे छोटे नुस्खों से आप अपने परिवार की तबीयत ठीक कर सकते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी दवाइयां देते हैं, और जो एंटीबायोटिक कितनी अधिक हमारे शरीर को एक संप्रेषण की अवस्था, मतलब जैसे बेहोशी की अवस्था में शरीर को वो ला देती हैं दवाइयाँ, और शरीर के उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत है साथियों। नेचुरोपैथी की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ कुछ नियम है, कुछ कुछ बातें हैं जो निषिद्ध है, तो हमको थोड़ी सी ध्यान रखनी आवश्यक है। और जब आप इसकी पढ़ाई करते हैं, तो आपको मालूम होता है कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अल्सर का पेशेंट है, और आपने उसको एनिमा दे दिया, तो यू शुड नो आपको अल्सर के पेशेंट तो ये बहुत जरूरी है, इसको कुंजन नहीं करवाया जाता। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज आप जब पढ़ाई करते हैं, तो आपको बहुत अधिक अनुभव में ये चीजें आती हैं। तो आज जो मैं तो नेचुरोपैथी का भविष्य देखना चाहती हूँ, बहुत अधिक उज्जवल है, और इतना अधिक इसके इफेक्ट है, और बहुत जल्दी व्यक्ति ठीक हो जाता है। और कोई प्रश्न है? जी, तो सबसे चीज तो ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है, जीवन जीने की कला है ना। और इतनी सरल है कि हम इसको, पर को यदि हमें प्रैक्टिकल में आना है, तो हमें डू और डोंट्स ये दोनों मालूम होना चाहिए कि हमें कहाँ क्या चीज देना है, क्या नहीं देना है, क्योंकि लाइफ स्टाइल के भी नियम है ना, नेचर के साथ। तो आपने दिनचर्या भी बताई, डेली रूटीन भी बताया, सब कुछ एक आदर्श आहार व्यवस्था, जैसे कोई किसी को डिसीज नहीं हो,
तो एक सामान्य सी आहार व्यवस्था आप इसे कवर कर चुके हो, तो फिर भी एक बार कि हम सुबह से शाम तक कैसी दिनचर्या रखें अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। जी साथियों, मैंने आपको बताया है कि दिनचर्या में जैसे ही आप सुबह उठे, हाथ को मलिए और आपकी आंखों पर अंगूठी रखिए। परमात्मा को धन्यवाद कीजिए कि आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया और इतना सब कुछ अच्छा परिवार दिया और सब कुछ सुख सुविधाएं मुझे दी, मुझे मनुष्य जन्म दिया। मैं बहुत आभारी हूँ आपका, और मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे प्रियजन और सब मेरे साथ जिंदा है। फिर गहरी श्वास और नित्य कर्म से करने के बाद जो मैंने गहरी श्वास का आपको बोला है उसका प्रयोग कीजिए साथियों। और अपने शरीर को सीधा रखिए साथियों, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जैसे ही आपकी सीधी होती है साथियों, उसमें सुषुम्ना नाड़ी है और उसी से ही सुषुम्ना नाड़ी से ही सारी नाड़ियां चारों तरफ साथियों निकलती हैं, जो सारी तरफ आदेश उसके जाते हैं और एक चेतना का प्रवाह होता है साथियों। और वहीं पर अगर हम जैसे ही सीधे होते हैं तो हमारे सबसे पहले इसोफेगस के बाद हमारे फेफड़े हैं, फेफड़े के अंदर हमारा हृदय है और हृदय के बाद हमारी लीवर है, पैंक्रियास है, अमाशय है, फिर किडनी है। तो जब हम सीधे बैठते हैं, जब हम अच्छे पोस्चर में बैठते हैं और झुककर नहीं बैठते हैं, तो ये सारे अंग हमारे हवा के अंदर हैं। तो इन सब अंगों को हमारे आराम मिलता है, उनको पूरा पोषण मिलता है साथियों। कमरे के खिड़की दरवाजे खोलिए, बाहर आइए, खुली हवा में श्वास लीजिए, गहरी श्वास लीजिए और मानसिक तनाव को दूर कीजिए। जैसा मैंने आपको बताया, आप कोई भी श्रम कर सकते हैं, बाहर घूमने जाने का श्रम कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, टहल सकते हैं। आधे घंटे शरीर को खूब अच्छा श्रम कीजिए, फिर आप आइए। एक आजकल मैं बहुत अधिक जोर दे रही हूँ साथियों चोकर पे, जो हमारे आटे के ऊपर अब आई है कि आपको भूख लगी है, आपके नाश्ते की बारी है, आपने पहले नींबू पानी लिया था और 2-3 ग्लास पानी अगर आपकी इच्छा हो तो लीजिए, आपको सूट होता है तो लीजिए। मेथी दाने की फाकी ले सकते हैं साथियों। रात को गलाया हुआ आंवला भी आप ले सकते हैं, वह आपको सूट होने पर है साथियों, लेकिन ये पेट की सफाई अच्छी कर देता है। तो नित्य कर्म साथियों बहुत अधिक अच्छा होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे नित्य कर्म अच्छा नहीं है, कब्जत है, तो ये रोग का कारण बनता है। तो जरूरी है कि फिर आपके आहार में आप ऐसा परिवर्तन करें कि वह आपका सोच बहुत अच्छे से हो, क्योंकि यही आगे जाकर कोई भी बीमारियों में आपको फैलाता है या बीमारियां बढ़ाता है। तो अभी जो मैं बोल रही हूँ कि नाश्ते में मैं ज्यादातर लोगों को बोलती हूँ कि आप नाश्ता अवॉइड करिए। 3 बार कोशिश करिए कि हम बहुत ज्यादा अन्न न लें। आप चाहें तो इस समय देखिए 7-8 ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, जिसमें बादाम भी आपको हेल्दी रखता है, अखरोट भी अच्छा है, पर डिपेंड्स कि आपकी क्या स्थिति। मैं जनरल मास के आधार पर बात कर रही हूँ, है ना। अंकुरित भी आप नाश्ते में ले सकते हैं। फिर आप चाहें तो एक चोकर, एक ब्रांड के बारे में मैंने आपको बात की है साथियों। ये इतना हल्का होता है, ये गेहूं का छिलका होता है जो हमारे आटे के ऊपर निकलता है। ये आपको अगर बहुत फाइन लेना है तो थोड़ा आप ऑर्गेनिक की शॉप से ले सकते हैं, लेकिन भूसे वाले की दुकान पर मात्र 20 रुपए किलो में यह मिलता है, इतना सस्ता है। आप अच्छे से उसको साफ कर लीजिए और इसको पानी के अंदर उबालिए और अच्छी तरह से उबलने दीजिए और 1.5 ग्लास पानी ले लीजिए या 1 ग्लास पानी लीजिए और 1 कटोरी ब्रांड, और अच्छा जब गाढ़ा हो जाए तो इसमें आप गुड़ मिला लीजिए और जब चाहें तो आप इसमें चाय तो दूध मिला सकते हैं साथियों। तो ये दूध मिलाकर और आप लेते हैं तो आपके एक नाश्ते की पूर्ति करता है। 1.5 ग्लास अगर आप ये ले लेते हैं, फिर आप आपके वहां जा रहे हैं ऑफिस में या घर में है तो आपकी अच्छी सब्जियां कुछ भी आ रही है, जो तरकारी वो और मूंग की दाल है, इस तरह का आप आहार ले सकते हैं। एक नींबू पानी को भी आप जोड़ सकते हैं साथियों, कि आपको लगता है कि मेरे को अगर लंच 11-1 बजे मिल रहा है तो 11 बजे के करीब आपकी कांच की बोतल में आप नींबू पानी और गुड़ के साथ ले जाइए, वह लीजिए साथियों। अच्छा, इस दौरान आप जब आप कंटिन्यूस बैठे रहते हैं, आप लैपटॉप के सामने हैं, उसके सामने हैं और कंटिन्यूस आपके ऊपर मानसिक प्रेशर बना हुआ है साथियों, तो मैं चाहूंगी कि आप 2-4 बार ऐसे घूमें वहां पर और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। आपके पैर को आप आगे वाली सामने वाली कुर्सी पर सीधा रख सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ी देर वज्रासन में भी 5-10 मिनट ऐसे समय में बैठे और पैरों को हिलाए डुलाए, उनमें ऐसे कंपन पैदा करें साथियों। पैरों की उंगलियों में आप शूज खोल दें, मोजे खोल दें और उनको ऑक्सीजन मिलने दें और पैरों की उंगलियों में एक कसाव खिंचाव, इससे स्ट्रेचिंग आपका हो सकता है, जो पहले नहीं हुआ तो बाद में हो सकता है साथियों।
और उसके बाद आप जैसे अगर खिड़कियां लगी तो 2-4 बार अपने हाथों से ऐसे खींच के स्ट्रेचिंग करिए बॉडी को, ताकि आपका एक ही जैसे पोस्चर में रहते रहते जो बदन बहुत अधिक थक जाता है तो वहां पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा साथियों। जब आप लंच के टाइम में अगर गए हैं तो उसमें आपको शायद 1 घंटा मिलता हो, तो मेरे और जब भोजन करें तो साथियों एक निवेदन है हमारा कि भोजन में आपको कम से कम 25 से 30 मिनट मिलना चाहिए, क्योंकि जब परमात्मा ने 32 दांत दिए हैं तो अगर हम श्रेष्ठतम बात करें तो कि कहते हैं कि एक कोल को 32 बार चबाना चाहिए, पर इतना नहीं भी होता है। तो ये तो मेरा एक निवेदन रहेगा ही आपसे कि साथियों भोजन को बहुत शांत भाव से करें, खूब चबा चबा कर करें। जो भी भोजन है उसको अगर आप बहुत चबा चबा कर करते हैं तो आप कई बीमारियों से साथियों बच जाएंगे। और उस समय बिल्कुल चित्त को शांत रखें, कोई मानसिक तनाव नहीं रखें। जब भोजन बहुत चबा चबा कर हो जाता है, अगर उसके बाद अगर आपको 5 मिनट का समय मिलता है साथियों, तो आंख पर एक ठंडे पानी की पट्टी 5 मिनट के लिए रख लीजिए और उसको 2 या 2.5 मिनट में फिर पलट दीजिए, फिर वापस ठंडे पानी की पट्टी आपकी आंखों पर रखिए साथियों। तो इससे आपकी आंखों को बहुत अधिक आराम मिलेगा। और जो आप काम कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि लैपटॉप और कंप्यूटर से थोड़ी वापस दूरी भी हम बनाए रख सकें, और इसीलिए आंखों को भी बहुत तेजी से साथियों ब्लिंक करिए, बहुत तेजी से, और थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को ऐसे मसल कर और आंखों पर पॉमिंग करिए साथियों। तो इससे क्या होता है, जो हमारी आंखों पर जो स्ट्रेस आ रहा है वो हमारी आंखों का स्ट्रेस साथियों कम होगा। इसके बाद जो भी आप लेना चाहते हैं 1.5-2 घंटे बाद, तो वापस एक नींबू पानी ले लीजिए, आपको काफी एनर्जी मिलेगी। 3-4 बजे अगर 5 बजे आप चाय लेते हैं, जो भी लेते हैं, और शाम को जब भी आप खाना खाते हैं तो उसमें अगर आप जो भी बनाते हैं उसमें भी हरी तरकारियां सब्जियां हो, और अगर आप जब खाना खा लिए हैं तो उसके बाद भी 2-2.5 घंटे ऐसे होना चाहिए जिसमें कि आपके भोजन के पश्चात आपको समय मिले कि वो खाना थोड़ा हजम हो सके। क्योंकि अगर ऐसे है कि अगर हम खाते ही लेट जाते हैं तो वो भोजन हमारा पचता नहीं है साथियों, और वो उदर में ऐसा ही पड़ा रहता है। और जब वो भोजन ऐसा ही पड़ा रहता है तो वो हमारा भोजन सड़ता है, और जब भोजन सड़ता है तो विभिन्न रोगों की उत्पत्ति करता है साथियों। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम भोजन को शाम को भी जब करें तो साथियों बहुत चबा चबा कर करें, और कोशिश करें कि हम थोड़ी देर टहलें, हंसी मजाक करें, जो भी हमारा अगर समय मिलता है। तो एक ये दिनचर्या होती है, रात को भी हम अच्छा शुभ भाव भरकर सोएं कि और गहरी श्वास 3-4 बार पाल लें, मानसिक तनाव नहीं रखें, कोशिश करके कान, नाक और आंख सभी को सहला कर सोएं, और परमात्मा को अपना पूर्ण शरीर समर्पित करके सोएं कि भगवान मैं अब तेरी शरण में हूँ, और मुझे कोई बात की चिंता नहीं है, कोई बात की फिक्र नहीं है, सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है और तेरा ही किया हुआ है। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो एक सिर्फ मार्ग का उसका जाने वाला राही हूँ, और मैं उस मार्ग को पूर्णता की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मेरा कोई इससे बहुत अधिक वो नहीं है। तो अपने शरीर को परमात्मा को पर अर्पित करके और एक आनंद के भाव से सुनो कि जो कुछ है तेरा है साथी। और कुछ आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छी चीज आज हम लोगों को मिली, आपने नेचुरोपैथी को इतना सरल कर दिया, क्योंकि आपके साथ प्रैक्टिकल लाइफ जो आपने जी है, और मैं तो बोलता हूँ कि आपके ब्लड में ही नेचुरोपैथी घुसी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परम आदरणीय जयप्रकाश जी अग्रवाल जी का, डॉक्टर अमृत मोहन जी का, सोनलाल जी संघवी जी का, भोजराज जी छाबड़िया, ये ऐसी हस्तियां हैं। फिर भोपाल की जो हमारे हैं अमित केवानी जी, रंगवानी जी, कंजानी जी, और हमारी पूरी मध्य प्रदेश प्राकृतिक चिकित्सा और आयनों की टीम, तो इन सब ने मिलके, और आज मुझे बहुत खुशी है जी हम तो चाहते हैं कि अधिक लोग इस होलिस्टिक लाइफ स्टाइल में जुड़े, क्योंकि साथियों ये एक ऐसी लाइफ स्टाइल है कि हमें कि जीवन जीने की कला सिखाती है, कि एक सोच और एक दृष्टिकोण है कि जीरो बजट एट पर्सनल लेवल, जीरो बजट एट स्टेट लेवल एंड जीरो बजट एट राष्ट्रीय लेवल पर भी एक हमारा हेल्थ के बारे में जीरो बजट होना चाहिए। आप देखिए कि एक जरा सी बीमारी आती है और जब वो बीमारी जरा सा बड़ा रूप ले लेती है तो पूरे के पूरा परिवार एक आर्थिक दबाव में आ जाता है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जो अभी थोड़े पिछले समय का एक चिंतन था, वो ऐसा था कि एक डॉक्टर को दिखाना एक स्टेटस और सिंपल मान लिया गया।
पर अब वर्तमान में जो परिस्थितियां हमारे सामने बनी है, तो उसमें इस होलिस्टिक लाइफस्टाइल के बारे में सब लोग अवेयर हुए और इसके प्रति आकर्षित हुए कि आखिर क्या है नेचुरोपैथी, क्या है। तो हमारा ऐसे समय में दायित्व बनता है कि हम अधिक से अधिक लोगों को समझाएं कि वो कैसा आहार लें, और छोटे छोटे से प्रयोग से ही आप ठीक हो सकते हैं। जैसे कि मेरा अपना खुद का उदाहरण देती हूँ साथियों, कि थोड़े सालों पहले जब डेंगू फीवर चला था, मतलब उसका परिणाम इतना गहरा था कि लोग 8-8 और 9-9 महीने तक टेढ़ा पांव करके चल रहे थे, और वो पूर्णतः ठीक नहीं हो पाए थे, और कई इंजेक्शन उनको लगे, और कई गुना खर्च हुआ, और आज भी लाखों में खर्च हो रहा है साथियों। तो जब भी बीमारी होती है, परिवार को भी साफ करते, ऐसा नहीं है, और उसका आर्थिक दबाव पूरे परिवार पर बनता है। आर्थिक दबाव को भी हमें कम करना है। और ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं साथियों, इनमें कहीं पे भी हेल्थी लाइफ स्टाइल के बारे में नहीं समझाया जाता है। ये एडवर्टाइजमेंट की एक दुनिया है, टीआरपी बढ़ाने की एक दुनिया है, कि जैसे ज्यादा से ज्यादा उनको एडवर्टाइजमेंट मिले, तो वो मीडिया का पैसा बनता है उसके अंदर, और लुभावने प्रलोभन दिए जाते हैं। और जब आप इनके बड़े बड़े लोगों के लेख पढ़ेंगे और उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि स्वास्थ्य उन्होंने ऐसा नहीं पाया, स्वास्थ्य एक जीवन शैली को अपना कर पाया है साथियों। ये एडवर्टाइजमेंट को शैम्पू लगाकर या टॉनिक बाहर से लेकर अगर कहीं हमको स्वास्थ्य मिल जाए, तो स्वास्थ्य कोई इन कांच की बोतलों में बंद नहीं है साथियों। स्वास्थ्य तो हमारी प्रकृति में है, जो प्रकृति माँ ने इतना अधिक दिया है, भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश तत्वों के रूप में हमें दिया है। अगर हम इनका अधिक से अधिक सेवन करते हैं और इनको इसके करीब हम ज्यादा से ज्यादा जाते हैं, तो स्वास्थ्य को हम बहुत अधिक आसान तरीके से हम पा सकते हैं। क्योंकि आजकल की इस वायरस को खत्म कर जाए, आप खुद जानते हैं कि इस प्रकृति में अगर हम आध्यात्म के धरातल पर सोचें या हम जाने, तो ये इस संसार में एक सुई की नोक के बराबर भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ वायरस नहीं है, जहाँ जीव नहीं है या जीवाणु नहीं है। तो आप कितने वायरस को खत्म करेंगे साथियों, कितने वायरस को, एक वायरस को खत्म करेंगे तो दूसरा आएगा, दूसरे को खत्म करेंगे तो तीसरा आएगा। तो जरूरत है हमारे भीतर स्वास्थ्य को पैदा करने की साथियों। अगर हमारे भीतर अगर स्वास्थ्य रहा, तो हम हर एक वायरस से लड़ सकते हैं। उनके लिए किसी बाहरी आलम्बनों की हमें आवश्यकता नहीं होती। और ये बात सिर्फ नेचुरोपैथी सिखाती है साथियों, और हेल्थी लाइफ स्टाइल सिखाती है कि इन वायरस को पकड़ पकड़ के एक एक वायरस को मत मारिए। अगर जब आप शरीर शुद्धि का प्रोग्राम करते हैं या शरीर शुद्ध करते हैं, जैसे कि अगर आप एनिमा लेते हैं तो आपका शरीर शुद्ध होता है, मतलब अलग अलग तरीके हैं, जैसी आपको आवश्यकता है। नेति करते हैं तो आपके नासिका के वो पूरे द्वार शुद्ध होते हैं। वैसे ही अगर आप कुंजल करते हैं तो आपका शरीर से एसिड कम होता है। तो ये कई मार्ग से हम शरीर को शुद्ध करते हैं साथियों। और हमारे ज्यादा से ज्यादा विसर्जन के मार्गों को हम नेचुरोपैथी में खोल देते हैं, ताकि हमको एक पूर्ण स्वास्थ्य, चाहे योग की दिशा में जाना हो, मैंने जैसे बात शुरू कर, चाहे भोग की दिशा में जाना, योग में जाना है तो भी शरीर शुद्धि परम आवश्यक है। क्योंकि योग, जहां तक शरीर शुद्ध नहीं है, जहां तक आपका पात्र शुद्ध नहीं है, जहां तक अगर पात्र गंदा है, तो आप अगर दूध खीर बनानी हो और अगर पात्र गंदा है और उसमें आप कितने भी मेवे डालो, तो खीर अपने परिपूर्ण रूप से नहीं पक सकती है या खीर अपना परिपूर्ण रूप नहीं प्राप्त कर सकती है। तो जरूरी है उसका पात्र कौन सा है, हमारा शरीर। तो शरीर को शुद्ध होना बहुत अधिक आवश्यक है साथियों, अगर योग और परमात्मा को भी करना। और अगर हम योग की दिशा आवश्यक, पहली सी भी शरीर अगर स्वस्थ होता है तो आप दौड़ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, आनंद ले किसी स्तर पर आप सकते। तो जरूरी है साथियों कि हर एक अवस्था में शरीर जो परमात्मा की मूल मिति मार्ग को प्राप्त करे, उसे शुद्ध रखे और उसे स्वस्थ रखे। जी, तो आज का जो आपका एक सबसे सुंदर मैसेज है कि स्वस्थ रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और बीमार होना महापाप है। हमको आज ये ध्यान रखना, पूरा करना है। जी जी। और अब मुझे खुशी है एक परिचय कराने की, डॉक्टर मयंक पोरवाल। ये मध्य प्रदेश अपनी जो वो थी, मध्य प्रदेश की जो एग्जाम हुई थी उसमें इन्होंने टॉप किया था और बहुत अच्छा होलिस्टिक हीलर भी हैं। और आज मुझे खुशी है उनका आपसे फिर से परिचय कराने में। और पिछले कई साल से ये नेचुरोपैथी होलिस्टिक में काम कर रहे हैं। डॉक्टर मयंक जी, आपके कुछ नेचुरोपैथी में
किसी से कुछ जानना हो या आपके विचार है डॉक्टर मयंक जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज आज का जो रहा है ये सेशन, मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ लोगों ने सीखा है। लोग प्रैक्टिस तो काफी टाइम से जो कर रहे हैं वो भी, या जो इसको देखेंगे कि जिन्होंने अभी नेचुरोपैथी को जानना है तो उनको भी काफी सीखने मिलेगा, और जो प्रैक्टिस में है उनको भी काफी कुछ जानने मिलेगा। तो बस ये है कि अभी हमारे साथ जो लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो प्रैक्टिस में हैं और जिनको भी आना है, तो उनको और हम क्या समझा सकते हैं, कितने आसान तरीके से वो नेचुरोपैथी अपना सकते हैं कि घर में अगर किसी को करना हो, अगर किसी को ट्रीटमेंट लेना है तो किस तरीके से वो इसको अडॉप्ट करें, और क्या अप्रोच होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की कि वो नेचुरोपैथी की तरफ और ज्यादा अग्रसर है। जी, घर में बहुत आसानी से आप करवा सकते हैं, पर बस बात यह है कि आप इसको एक निसर्गाचार्य की तरह करें। हम डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस में देते हैं, हम एक डिप्लोमा देते हैं। तो इसकी गवर्नमेंट के द्वारा चाहे मान्यता नहीं है, लेकिन आप अपने लेवल पर, जैसे इसमें मसाज सिखाई जा सकती है, योगा सिखाया जा सकता है, आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो ये बहुत अधिक फायदा करती है और व्यक्ति घर में बहुत आसान से शुरू से, इसके लिए बहुत ज्यादा अधिक आलम्बनों की और बहुत ज्यादा अधिक किसी भी संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। बहुत सरल चिकित्सा पद्धति है और बहुत निरापद है, जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, सरल, सस्ती और सुलभ, सिंपल सी। कई लोगों की बीमारियों में किसी की भी जरूरत नहीं है, जरा सी आहार और दिनचर्या में भी अगर आप उसको परिवर्तन करवा दें तो भी वो ठीक हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े संसाधनों की आवश्यकता है आपको। मतलब तीव्र रोगों में तो आप अगर लंघन उपवास करते हैं और रसायन पर रह जाते हैं तो 3 दिन में तीव्र रोग आपके ठीक हो जाते हैं। जरूरत है कि उस समय आप आहार गरिष्ठ न करें, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, और थोड़ा सा अगर जीर्ण रोग भी है तो उसमें थोड़ा आलम्बनों का सहारा लेके, थोड़ा लाइफ स्टाइल सिखा के, और बहुत जल्दी मैंने तो कैंपों में देखा है कि 4-4 दिन में आप जहाँ शुगर 800 पर थी वो 200 और 300 पर आ जाती है। मतलब इतने फास्ट रिजल्ट है अजय जी जोशी, आपको भी मालूम है, प्रैक्टिकल इसके रिजल्ट बहुत जल्दी है। इवन यहाँ तक कि हार्ट अटैक के पेशेंट, मेरे बड़े पापा को डॉक्टर ने बिस्तर पे से हिलने का मना कर दिया था और 3 महीने फ्री बेड रेस्ट कहा था। उनको मेरे पापा ने 8 दिन इलाज देकर और 8वें दिन तो ऊपर से नीचे लेकर आ गए थे, सीढ़ियां उतार। तो लाइफ स्टाइल की पेशेंट क्या है, क्या उसकी स्थिति है, अगर आप उसको अवलोकन करते हैं और इसका ज्ञान रखते हैं, और अगर कोई ज्ञान, पर जरूरी है साथियों ज्ञान लेना और ज्ञान की उस गहराई में उतरना और उस बात को समझना। तो इसके लिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा इस परीक्षा में बैठें और इसको समझें, इस ज्ञान को ग्रहण करें और दूसरों तक पहुंचाएं। तो जरूरी है किसी भी विषय को अगर हम करना चाहते हैं तो उसको हम थोड़ा समझें, और नहीं समझ में आए तो परिषद के काफी लोग हैं, अजय जी जोशी ने जैसा बताया है, मयंक जी, तो हमसे भी आप सवाल करके उन सवालों के निदान ले सकते हैं, अनुभव देखते हैं इस बारे में और समझ सकते हैं। तो अधिक से अधिक जुड़े और स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करें, तो आप जीवन पर्यंत, जब तक हमारे को भगवान ने दे दी स्वस्थ है, और उसकी तो सबसे बड़ी आराधना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्ततम टाइम में से और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आपने हमको समय दिया, और आप पूरा परिवार समर्पित हैं, और आप लोगों को धन्यवाद है। और हमारे जो अनंत बिरादर जी हैं, जो इतना बड़ा मिशन जयप्रकाश जी अग्रवाल और डॉक्टर अमृत मोहन जी का जो सपना है होलिस्टिक भारत, स्वस्थ भारत, उसको सपने को साकार करने के लिए 2 अक्टूबर से 18 नवंबर तक जो नेचुरोपैथी के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसमें आपका ये कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। तो डॉक्टर मयंक जी की तरफ से मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। महात्मा गांधी का और ये अवेयरनेस सभी लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल मयंक जी, जो चल रहा है कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक जो प्रतियोगिता हो रही है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, क्योंकि बहुत शॉर्ट रूप में वह एक पुस्तिका बनाई गई है जो स्वास्थ्य का समग्र ज्ञान प्रदान करता है।
कि कैसे व्यक्ति अपने परिवार में मात्र आप 1.5 घंटे में या 1 घंटे में उस किताब को पढ़ सकते हैं। और बहुत शॉर्ट रूप में हमने वो प्रतियोगिताएं अरेंज करवा रहे हैं। और वैसे ही गांधी जी के भजन प्रतियोगिता, क्योंकि भजन भी अपने आप में परमात्मा से मिलाने का मार्ग है। परमात्मा तक जाने के कई मार्ग हैं, इसमें भक्ति मार्ग भी है, योग मार्ग भी है, कई मार्ग है साथियों ऐसे। तो जरूरी है कि हम इन मार्गों से जुड़े जो हमको हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रदान किए, और जिनके पद चिन्हों पर श्रीमान जयप्रकाश जी सूर्या फाउंडेशन के चेयरमैन है, श्रीमान मुनत साहब, जिन्होंने 2002 में INO की स्थापना की, जिन्होंने सन 1974 में परिषद की स्थापना की, और निरंतर ये लोग तन मन धन लगाकर इस सेवा के कार्य को कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ, और हम ही सभी परिषद के लोग, INO के लोग चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, और पूरे भारत और देश विदेशों में इस चिकित्सा पद्धति जो हमारे अनादिकाल की देन है, जो हमारे संतों की देन है, और जो हमारे राष्ट्रपिता और कई लोगों की देन है, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। और आपको बहुत बहुत बधाई जो आप इस मिशन में लगे हुए हैं, सब लोग, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे सेशन में आके अपना इस ज्ञान को शेयर किया, और साथ के साथ जो ये हम काम कर रहे हैं उसको प्रोत्साहित किया, और मैं समझता हूँ इससे और लोग तो सबका साथ, सबका विकास, ये बहुत जरूरी है। और जब तक हम एक से अनेक नहीं बनेंगे, तो ये हमारा मिशन है। और डॉक्टर मयंक जी यही काम कर रहे हैं, लोगों को संगठित करना, लोगों को लाना, क्योंकि कई लोग ऐसे जो अच्छा काम कर रहे हैं और उनको है ना वो सब तक पहुंचाना। तो डॉक्टर मयंक जी को, रचना जी को, INO परिवार, होलिस्टिक भारत परिवार की तरफ से मैं बहुत नमन करता हूं। और आगे जब भी हमको आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी, मैं बिल्कुल आपसे मार्गदर्शन चाहूंगा। जी जी डॉक्टर मयंक, धन्यवाद। जी, आज के सेशन को यहीं एंड करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मिलेंगे फिर से अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।